लास्ट आपने पढ़ाया था रेम्यूनरेशन वाला, है ना? आज हम जिस सेक्शन से पढ़ना शुरुआत करेंगे वो है सेक्शन 139 सब सेक्शन 8। कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे? सेक्शन 139 सब सेक्शन 8। देखो, आप लोगों ने सेक्शन 139 को बताऊं कहाँ पढ़ा? आपने पढ़ा सेक्शन 139 का पहले सबसेक्शन 6, फिर पढ़ा सबसेक्शन 7। पता आपको? सबसेक्शन 6 में आपने पढ़ा अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, और सबसेक्शन 7 में आपने क्या पढ़ा? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन दी गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है जी। और सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में आपने सबसेक्शन 2 कह रहा हूँ, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 5 में आपने पढ़ा अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी और इन गवर्नमेंट कंपनी। ले देकर सेक्शन 139 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? यानी आपको जब ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है तो ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए सेक्शन 139 आपको पढ़ाया जा रहा है, और इसके 4 सबसेक्शन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में इस सेक्शन का आप सबसेक्शन 8 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबसेक्शन 8। और ये सबसेक्शन 8 जो है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। क्या है बेटा? अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। जब कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है तो उस सिचुएशन में ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि कैजुअल वैकेंसी कहते किसे? कैजुअल वैकेंसी कहते किसे? देखिए, मान लेते हैं कि आपने किसी ऑडिटर को फर्स्ट एजीएम में एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया, क्योंकि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एनुअल जनरल मीटिंग पर ही होती है, और जिस ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया उसके लिए तो वो एजीएम फर्स्ट एजीएम ही कहलाएगी। बात समझ आती है नहीं आती? तो आपने उस ऑडिटर को उस एजीएम में एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया। अब वो ऑडिटर आपकी कंपनी का ऑडिटर कितने टेन्योर तक रहेगा? 6th एजीएम तक। कम से कम उसकी जो टेन्योर है वो कहाँ तक रहेगी? 6th एजीएम तक। यानी अगले 5 एजीएम तक वो आपका ऑडिटर बना रहेगा। बस एवरी नेक्स्ट ईयर आपको उसे क्या करना है? रेटिफाई करना है। उसकी अपॉइंटमेंट को क्या करना है? रेटिफाई करना है। चलिए 12। एक बात मोर और लेस हमें समझ में आती है कि अगर आप किसी ऑडिटर को फर्स्ट एजीएम पर अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके 5 सालों तक वो आपकी कंपनी का ऑडिटर बनकर रहेगा। समझ में आती है बात या नहीं आती? अब कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या है, उसके लिए आपको ये बात का समझना ज़रूरी था। ठीक, अब मान लेते हैं कि फर्स्ट एजीएम के बाद से 6th एजीएम तक अगर आपने उस ऑडिटर को निकाल दिया, या फिर वो ऑडिटर किसी भी रीज़न की वजह से इस बीच में चला गया, तो आपके जो ऑफिस है, ऑडिटर का जो ऑफिस है, उसके अंदर क्या राइज हो जाएगी? वैकेंसी। क्या राइज हो जाएगी? और उसी वैकेंसी को क्या कहा जाता है? कैजुअल वैकेंसी। क्या कहा जाता है? कैजुअल। यानी टेन्योर पूरा होने से पहले, यानी क्या कहा मैंने? टेन्योर होना पूरा होने से पहले अगर ऑडिटर के ऑफिस के अंदर वैकेंसी अराइज हो जाए तो ऐसी वैकेंसी को क्या कहा जाता है? कैजुअल वैकेंसी कहा जाता है। समझ में आती है बात? ही नहीं? एनी प्रॉब्लम है दोस्त? तो सबसे पहले नोट्स में ज़रा एक बार आप कैजुअल वैकेंसी का मतलब देखेंगे। इन्होंने क्या कहा मीनिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी को? मीनिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इज नॉट डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कैजुअल वैकेंसी क्या है उसे डिफाइन ही नहीं किया गया, लेकिन बार बार कैजुअल वैकेंसी को अलग अलग सेक्शन में इस्तेमाल ज़रूर किया गया। लेकिन कैजुअल वैकेंसी होती क्या है ये आपसे डिस्कस ही नहीं किया गया। जैसे ऐसा नहीं है कि बहुत से सेक्शन के अंदर आपसे क्या कहा गया है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शो करे? ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन ट्रू एंड फेयर व्यू होता क्या है वो कभी कंपनीज एक्ट ने बताया ही नहीं, क्योंकि वो एक मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट बन गया। ऐसे ही बहुत से सेक्शंस के अंदर लिखा हुआ है कि अगर ऑडिटर
इस वजह से अपनी ऑफिस को वैकेट कर देगा तो उसे क्या कहा जाएगा? कैजुअल वैकेंसी कहा जाएगा। लेकिन कैजुअल वैकेंसी क्या है वो कभी कंपनीज एक्ट में बताया ही नहीं है। बट स्टिल कई चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद कैजुअल वैकेंसी का इंटरप्रिटेशन निकल कर आया। समझ में आती है बात या नहीं? और कैजुअल वैकेंसी का इंटरप्रिटेशन क्या होता है यहाँ पढ़ लो। ये कहते हैं हाउएवर इन अ जनरल मीटिंग as a general meaning, it can be defined as vacancy arising in the office of auditor of a company। ये क्या कह रहे हैं? जनरल मीनिंग समझा रहे हैं कैजुअल वैकेंसी का। और जनरल मीनिंग क्या है? ये कह रहे हैं इट कैन बी डिफाइंड एज वैकेंसी अराइजिंग इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। मतलब ऑडिटर के ऑफिस में वैकेंसी अराइज हो रही है आफ्टर एन इफेक्टिव अपॉइंटमेंट। मुझे बताइए, मैंने आपसे क्या कहा था? एक ऑडिटर को आपने फर्स्ट एजीएम में क्या कर लिया? अपॉइंट। समझ में आती है बात ये नहीं आती? उसका नाम जनरल मीटिंग में अपने शेयर होल्डर्स के सामने रखा और शेयर होल्डर्स ने उसकी अपॉइंटमेंट को क्या कर दिया? एक तरीके से अप्रूव कर दिया और उसे फर्स्ट एजीएम में अपॉइंटमेंट मिल गई। इसी को कहा जा रहा है इफेक्टिव अपॉइंटमेंट। और इफेक्टिव अपॉइंटमेंट के बाद उसका टेन्योर पूरा होने से पहले उसके ऑफिस के अंदर क्या अराइज हो जाती है? वैकेंसी अराइज हो जाती है। तो उसी को क्या कहा जाता है? कैजुअल वैकेंसी कहा जाता है। और आगे ये भी बता रहे हैं इफेक्टिव अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है। ये कहते हैं इफेक्टिव अपॉइंटमेंट मीन्स ऑडिटर इज प्रॉपरली अपॉइंटेड बाय द कंपनी एंड सच अपॉइंटमेंट इज प्रॉपरली एक्सेप्टेड बाय द ऑडिटर। यानी कंपनी ने अपॉइंटमेंट करी और ऑडिटर ने उस अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट भी किया। तो इसका मतलब ऑडिटर मतलब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी का क्या बन गया? ऑडिटर बन गया। और टेन्योर पूरा होने से पहले उसको अपना ऑफिस क्या करना पड़ा? वेकेट करना पड़ा। तो जब आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो जाते हैं, आपकी इफेक्टिव अपॉइंटमेंट हो जाती है और टेन्योर पूरा होने से पहले आपको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ता है, तो वो जो वैकेंसी ऑडिटर के ऑफिस के अंदर अराइज होती है उसी को क्या कहा जाता है? कैजुअल वैकेंसी। ये कोई सेक्शन कैजुअल वैकेंसी की डेफिनेशन को नहीं समझा रहा, आप एज अ जनरल मीनिंग कैजुअल वैकेंसी के मीनिंग को समझ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं सर ये कैजुअल वैकेंसी अराइज किस किस वजह से हो सकती है? ये कैजुअल वैकेंसी अराइज किन किन वजहों से हो सकती है? तो आप कह रहे हैं कैजुअल वैकेंसी में अराइज in the office of the auditor because of the following reasons। इन सभी रीजंस की वजह से ऑडिटर की ऑफिस में वो कैजुअल वैकेंसी अराइज हो सकती है। यानी टेन्योर पूरा होने से पहले ऑडिटर को ऑफिस से निकाला जा सकता है या वो ऑडिटर का वो ऑफिस वेकेट हो सकता है। किन किन रीजंस की वजह से? पहला रीज़न उसकी डेथ हो जाए। समझ आती है बात ही नहीं? क्या हो जाए भाई? डेथ हो जाए। दूसरा, जिस ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया है वो एक पार्टनरशिप फर्म है। जिस ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया है वो क्या है? और उस पार्टनरशिप फर्म का ही क्या हो जाए? डिसोल्यूशन हो जाए। समझ में आती है बात? ये नहीं आती। अब ये दो रीज़न तो ऐसे हुए इसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, जिसका किसी के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। ना यहाँ पर ऑडिटर को बीच में खुद छोड़कर जाना पड़ा, ना यहाँ पर कंपनी ने ऑडिटर को निकाला। समझ रहे हैं आप? इन दोनों पॉइंट्स में क्या है? इसमें किसी का किसी के ऊपर बस नहीं चल रहा भाई। समझ में आती है बात? ये नहीं आती। अब मैं आपको दो रीज़न ऐसे बताना चाहता हूँ जहाँ पर टेन्योर पूरा होने से पहले या तो ऑडिटर ने खुद छोड़ दिया या फिर कंपनी ने लात मार के बाहर निकाल दिया। समझ आती है बात? ये नहीं आती। तो सी रीज़न क्या है? हाँ जी, रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर। ऑडिटर ने खुद रिज़ाइन कर दिया कि आपकी कंपनी में जो काम हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं और मैं अगर आपका ऑडिटर रहूँगा तो मैं भी फंस जाऊँगा, तो बेहतर है कि मैं क्या कर दूँ? रिज़ाइन कर दूँ। या फिर कंपनी ने खुद मना कर दिया। कंपनी ने क्या कर दिया भाई कि आप हमारे ऑडिटर रह ही नहीं सकते। मैंने आपको बताया ना कि भले से आप फर्स्ट एजीएम पर एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन अगली सारी एजीएम्स पर
अगली सारी एजीएम्स पर आपकी अपॉइंटमेंट को क्या किया जाता है, रेटिफाई किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, रेटिफाई किया जाता है। समझ में आती है बात या नहीं आती? लेकिन हुआ क्या कि फर्स्ट एजीएम पर आपको अपॉइंटमेंट तो मिली, या फिर किसी बीच की किसी अपॉइंटमेंट में आपको रेटिफिकेशन नहीं मिल पाई और कहा गया कि आपको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, ले देकर कंपनी ने आपको बाहर निकाल दिया। समझे कि नहीं समझे? एनी प्रॉब्लम इन दिस? अरे बताओ बच्चे मुझे। हाँ भाई, समझ आता है नहीं आता? 2 रीजंस मैंने आपको कैसे बताए जिस पर किसी का कोई बस नहीं चल सकता। ना कंपनी ऑडिटर को निकाल रही टेन्योर से पहले, ना ऑडिटर खुद छोड़कर जा रहा कंपनी को। पहला रीजन क्या, बेचारा मौत ही हो गई। जिस पार्टनरशिप फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया था वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई। या तो बंदा मर गया या फर्म मर गई। समझ में आती है बात? इंडिविजुअल को अपॉइंट करोगे तो वो खुद मर गया, फर्म को अपॉइंट किया, फर्म डिसॉल्व हो गई। समझ में आती है बात या नहीं आती? और सी और डी रीजन में आप क्या लिख सकते हैं बताइए मुझे? या तो ऑडिटर ने खुद छोड़ दिया या फिर उसको रेटिफिकेशन नहीं मिल पाया। समझ में आती है बात ये? अब लास्ट रीजन, ये रीजन वो है जो आपने बार बार समझा है, बार बार पढ़ा है। ये सबसेक्शन 4 वाला नहीं, हाँ नहीं, सबसेक्शन 4 वाला नहीं, सबसेक्शन 3 वाला। आप जब एज एन ऑडिटर अपॉइंट होते हैं तो सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 की डिस्क्वालिफिकेशन को चेक किया जाता है। उसके बाद वो भी तो बाहर निकालता है, वही तो कहता है सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर अपॉइंटमेंट होने के बाद आपके ऊपर कोई सबसेक्शन 3 की क्या हो गई, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गई, तो सबसेक्शन 4 कहता है अब आपको ऑडिटर का ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। और वो जो वैकेंसी अराइव हुई है वो क्या कहलाएगी, कैजुअल वैकेंसी कहलाएगी। ये वाला पॉइंट है। इफ आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एनी डिस्क्वालिफिकेशन इज अट्रैक्टेड। समझ में आती है बात या नहीं आती? अरे बताओ बच्चे, इन पांचों सिचुएशन के अंदर आपको आपके ऑडिटर के ऑफिस के अंदर क्या अराइज हो जाती है, वैकेंसी अराइज हो जाती है। बात समझ आती है नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? हाँ जी बताइए। देखो कुछ और सिचुएशन भी हैं जहां पर ऑडिटर का ऑफिस वेकेट होता है, लेकिन उसे फिर भी क्या नहीं कहा जाता, हाँ जी, उसे क्या नहीं कहा जाता, कैजुअल वैकेंसी नहीं कहा जाता। जैसे कि इफ एजीएम इज नॉट हेल्ड विद इन द टाइम एंड इट इज एडजर्न्ड। देखिए एजीएम हुई, एजीएम आपने बुलाई, लेकिन वो एजीएम हो गई एडजर्न। क्या हो गई, मैं आपको बताता हूं मसला क्या है। ये जो 6th एजीएम होती है ना, 6th एजीएम, इस 6th एजीएम पर इस ऑडिटर का जो टाइम पीरियड है वो क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। समझ में आती है बात ये नहीं? अब आपने 6th एजीएम को विद इन टाइम बुलाया, लेकिन वो 6th एजीएम पर क्वारम इकट्ठी नहीं हो पाई, है ना। क्वारम कहते हैं मिनिमम नंबर जो मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए मेंबर्स, अब वो था नहीं, तो आपको वो क्या करनी पड़ी, एडजर्न करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी, एडजर्न। उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ा, लेकिन आपका ऑडिटर इसी दिन क्या हो गया, उसका टाइम पीरियड यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब वो इस पीरियड के अंदर जब तक दूसरी एजीएम, मतलब यही एजीएम दोबारा से नहीं हो जाती, तो इस पीरियड के अंदर वो आपका ऑडिटर नहीं रहेगा। समझ आती है बात ये नहीं? उसका ऑफिस क्या हो जाएगा, वेकेट। लेकिन आप इसे ये नहीं कह सकते कि ये कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई, क्योंकि भाई उसका टाइम पीरियड तो पूरा हो चुका है। और अभी मैंने आपसे क्या कहा था, टेन्योर पूरा होने से पहले अगर वो किसी रीजन की वजह से बाहर जा रहा है तो उसी सिचुएशन में क्या होता है, हाँ जी, कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है। अभी तो बस मीटिंग थोड़ी सी क्या हुई है, कुछ दिन लेट हुई है, उस मीटिंग पर नया ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा। अभी तो इस बीच में हमें ऑडिटर की कोई खास जरूरत है भी नहीं। समझ आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? बताओ बच्चे। एक हफ्ते में क्या ऑडिटर होगा? बिल्कुल। अब देखिए बी पॉइंट पढ़ते हैं हम यहाँ पर। ये कहते हैं इफ नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड इन एजीएम। इफ नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड इन एजीएम, यानी 6th एजीएम हुई, 6th एजीएम पर आपने किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया, तो जो ऑटोमेटिकली वो बंदा है वो आपका क्या हो जाता है, रीअपॉइंट हो जाता है। क्या हो जाता है, रीअपॉइंट हो जाता है। समझ में आई बात ये नहीं है? लेकिन मान लो उसका टेन्योर पूरा हो चुका है, उसका टेन्योर क्या हो चुका है भाई, पूरा हो चुका है। उसका टेन्योर पूरा हो गया ना,
अब तुमने किसी नए बंदे को अपॉइंट किया या नहीं किया, ये कंपनी की हेडेक है। समझ में आती है बात, ये नहीं आती? अब आपका कुछ टाइम तक ऑफिस अगर वेकेट रहे तो उसे भी आप कैजुअल वैकेंसी नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ पर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस टेन्योर में वो था, अगर वो अपने टेन्योर में चला जाता किसी रीज़न की वजह से, तो उस वक्त जो ऑफिस के अंदर वैकेंसी आती तो उसे क्या कहते हैं हम? कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। समझ आती है बात, ये नहीं आती? फिर सी पॉइंट बढ़िया, ये कहते हैं ऑडिटर ने खुद अपनी अपॉइंटमेंट को क्या कर दिया? रिफ्यूज़ कर दिया। यानी 6th AGM पर उसका क्या हो चुका था? टेन्योर पूरा हो चुका था। अब उसे हम दोबारा से रीअपॉइंट कर रहे थे, लेकिन उसने कहा नहीं, अब मुझे आपकी कंपनी से जुड़कर नहीं रहना। तो फिर अब उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया, फिर आपके ऑफिस में वैकेंसी आ गई, लेकिन फिर वही वाली बात कहूँगा भाई, टेन्योर तो पूरा कर गया वो अपना, टेन्योर से पहले थोड़ी गया है वो। तो फिर वो जो वैकेंसी है उस टाइम पीरियड पर उसे कैजुअल वैकेंसी नहीं कहेंगे। बाकी ये पॉइंट जो सी 1 2 3 ये जो ABC पॉइंट है, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आपको ये समझ में आना ज़रूरी है कि कैजुअल वैकेंसी अराइज होती कब है। समझे कि नहीं समझे? एनी प्रॉब्लम? अब मुझे एक बात बताओ, क्या सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 कैजुअल वैकेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए था क्या? नहीं। कैजुअल वैकेंसी क्या है ये तो हमने इंटरप्रिटेशंस के थ्रू समझा। ये कोई सेक्शन आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि कैजुअल वैकेंसी कहते किसे। अभी तक तो आप कैजुअल वैकेंसी का एक जनरल मीनिंग समझ रहे थे। अब आपको ये समझना है कि कैजुअल वैकेंसी को फिल कैसे किया जाता है। फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, ये बात ये सेक्शन करता है, क्योंकि सेक्शन के अंदर किससे रिलेटेड बात हो रही है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड बात हो रही है। किससे रिलेटेड बात हो रही है बेटा? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 139 पूरा का पूरा ऑडिटर को अपॉइंट करने से रिलेटेड है, और सेक्शन 139 का सबसेक्शन 8 आपको ये बताता है कि अगर आपका ऑफिस वेकेट हो गया ऑडिटर का, तो उस सिचुएशन में आपको नए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? अपॉइंट। यानी अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई ऑफिस के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, न्यू ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। और जब आप न्यू ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे तो आपके लिए सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 आ जाएगा कि अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज हो रही है तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 के अकॉर्डिंग उस कैजुअल वैकेंसी को क्या किया जाए? फिल किया जाए। बात समझ आती है नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? बताइए बच्चे। हाँ भाई अदनान भाई, देखेंगे। देखिए फिर वही वाली बात, या तो गवर्नमेंट कंपनी है या फिर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, या तो गवर्नमेंट कंपनी है या फिर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? पहले हम बात करते हैं अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की। देखो आप सभी को मालूम है कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन आ जाएगा? CAG। कौन आ जाएगा? CAG, उसका रोल आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं एक नॉर्मल कंपनी की जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। ये कहते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 कहता है, पहले तो ये पता करो कि कैजुअल वैकेंसी आई किस वजह से है। कैजुअल वैकेंसी आई किस वजह से? वो कहते हैं सर वो ना ऑडिटर रिज़ाइन करके चला गया। क्या करके चला गया? रिज़ाइन करके चला गया। अगर ऑडिटर रिज़ाइन करके चला गया तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट अलग तरीके से होगी, और अगर किसी और रीज़न की वजह से कैजुअल वैकेंसी आती है, जैसे कि बताइए आप मुझे, डेथ ऑफ द पार्टनर, मतलब डेथ ऑफ द पर्सन जिसको आपने एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया, या जिस फर्म को अपॉइंट किया वो डिसोल्यूशन हो गई। समझ आई बात? नहीं, खुद छोड़ के चला गया तो ये आ गया ना रिजिग्नेशन, उसको निकाल दिया या आपने उसे निकाल दिया, या फिर उसके ऊपर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 की डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गई। समझ आती है बात? ये नहीं, यानी आपने 5 रीजन में से एक रीजन को रख दिया यहाँ पर कि वो ऑडिटर खुद छोड़ के चला गया, और उसके अलावा जितने भी अदर रीजन हैं उनको यहाँ पर बता दें। देखो अगर वो खुद छोड़कर चला गया ना, तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ मामला ख़राब है, वहाँ मामला कुछ गड़बड़ है। ऑडिटर अपनी ही रोटी पर लात कैसे मार के जा सकता है भाई? समझ आई बात? यानी कंपनी के लिए, कंपनी में कुछ ना कुछ गलत हो रहा होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। समझ में आती है? मतलब देखो खुद अपॉइंट कर, रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, खुद अपने आप वो जा रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है वहाँ पर। समझ आती है बात? ये नहीं आती? तो देखो जब मामला थोड़ा सा गड़बड़ी में आता है ना, तो ऐसी सिचुएशन में मेंबर्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। मेंबर्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। समझ में आई बात? ये नहीं आती? देखो पहले लॉ कहता है कि अगर ऑडिटर खुद रिज़ाइन करके चला गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करे?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगले 30 दिन के अंदर अंदर एक नया ऑडिटर लेकर आए, अगले 30 दिन के अंदर अंदर एक नया ऑडिटर लेकर आए। लेकिन वो अपॉइंटमेंट एक प्रोविजनल अपॉइंटमेंट है। क्या है वो? एक तरीके की प्रोविजनल अपॉइंटमेंट, क्योंकि अभी तो आपने बस आपसे कह दिया गया कि भाई ऑडिटर का ऑफिस वेकेट ना रहे ज़्यादा वक्त के लिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या कहा गया कि अगले 30 दिन के अंदर अंदर नया ऑडिटर लेकर आओ। लेकिन क्या पता ये जो पुराना बंदा गया है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसे परेशान करा हो ताकि वो अपना बंदा किसी जान पहचान वाले को क्या लेकर आ सके, एज एन ऑडिटर लेकर आ सके। अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या करा, अगले 30 दिनों के अंदर अंदर एक नया ऑडिटर लेकर आ गए। लेकिन लॉ कहता है बेटा देख, वो जो अपॉइंटमेंट तुमने करी है ना, वो एक तरीके की प्रोविजनल अपॉइंटमेंट है। क्या है? प्रोविजनल। बाद में उस अपॉइंटमेंट को मेंबर्स के द्वारा क्या कराया जाएगा? रेटिफाई करवाया जाएगा। समझ आई बात? ये नहीं, मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाएंगे आप, उस मीटिंग को एजीएम नहीं कहेंगे आप, क्योंकि एजीएम साल में एक ही बार होती है। उसके अलावा जितनी भी मीटिंग होती है मेंबर्स की, उन्हें क्या कहा जाता है? ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंटमेंट की है, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट को बाद में क्या कराया जाएगा? ईजीएम में रेटिफाई किया जाएगा। और वो ईजीएम कितने दिन में हो जानी चाहिए? विद इन नेक्स्ट 3 months फ्रॉम बोर्ड रिकमेंडेशन बाई पासिंग OR। समझ आती है बात? ये नहीं आती। और देखो भाई, जब भी मेंबर्स को बुलाओ तो वहाँ पर कोई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू ही आप अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं। समझ आती है बात? ये नहीं आती। एनी प्रॉब्लम इन दिस? लेकिन सर किसी और रीज़न की वजह से कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई, फिर उसमें बेचारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई कसूर नहीं है, तो खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही एक नया ऑडिटर अगले 30 दिन के अंदर अंदर लेकर आ सकते हैं। आपको मेंबर्स की मीटिंग बुलाकर उसको रेटिफाई करवाने की ज़रूरत नहीं, यानी एक तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट को अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आती है बात? ये नहीं आती। एनी प्रॉब्लम इन दिस? बताओ बच्चे, हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे? पहले मैंने क्या बताया, कैजुअल वैकेंसी कौन सी कंपनी में राइज हो रही है भाई? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। इसमें बेटा अदर देन गवर्नमेंट। कैजुअल वैकेंसी या तो ऑडिटर के रेजिग्नेशन से हुई है या किसी अदर रीजन की वजह से हुई है। ऑडिटर के रेजिग्नेशन से हुई है, पहले तो 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे अपॉइंट कर लेंगे, लेकिन वो अपॉइंटमेंट कैसी होगी? प्रोविजनल अपॉइंटमेंट। उस अपॉइंटमेंट को रेटिफिकेशन कौन करेगा? मेंबर्स। अगले 3 महीने के अंदर अंदर एक ईजीएम बुलाइए, OR पास कराकर उस अपॉइंटमेंट को आप रेटिफाई करवाइए। बात समझ आती है? नहीं आती। लेकिन अगर किसी और रीज़न की वजह से हुआ है तो खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही नई अपॉइंटमेंट ऑडिटर की कर सकते हैं। ठीक है भाई नौमान? ये तो हो गया अदर देन गवर्नमेंट। क्या बेटा? प्रोविजनल अपॉइंटमेंट मतलब? प्रोविजनल मतलब वक्ती तौर पर, अभी कंफर्म अपॉइंटमेंट नहीं है। हाँ, वो करेंगे हाँ। बाद में। समझ आती है बात? ही नहीं। अब बात करते हैं किसकी? गवर्नमेंट कंपनी की। क्या अगर ये कैजुअल वैकेंसी कहाँ राइज हुई है? गवर्नमेंट कंपनी में, तो पावर किसके पास होगी? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। समझ आई बात? ये नहीं आती। 30 दिन के अंदर अंदर CAG अपॉइंट करेगा ऑडिटर, लेकिन अगर CAG फेल हो जाता है तो बोर्ड अपॉइंट करेगा अगले 30 दिन के अंदर अंदर। समझ में आती है बात? ये नहीं। एनी प्रॉब्लम इन दिस? अच्छा, वो जो बंदा एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, वो जो बंदा एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, उसका टेन्योर कितना रहेगा? उसका टेन्योर कितना रहेगा? ये देखो यहाँ पर लिखा, ये कहते हैं द ऑडिटर सो अपॉइंटेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी शैल होल्ड द ऑफिस ऑफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। मतलब अगली AGM तक वो ऑफिस के अंदर ऑडिटर बनकर रहेगा। फिर वो जो AGM आएगी उसमें एक नए ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा या उसी को दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया जाएगा। बात समझ आती है? नहीं आती? बताइए मुझे। एनी प्रॉब्लम इन दिस? इसके साथ वैसा मामला हो गया जैसे फर्स्ट ऑडिटर के साथ होता है। हाँ या ना? फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया जाता है, फिर कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट AGM तक, हाँ जी, मतलब जो अगली AGM आ रही होती है, पहली AGM आ रही होती है, वहाँ तक वो ऑफिस को क्या करता है? होल्ड करता है। उसके बाद चाहे तो उसका दोबारा रीअपॉइंटमेंट हो जाए, लेकिन अब जब उसका दोबारा रीअपॉइंटमेंट होगा वो फर्स्ट ऑडिटर नहीं कहलाता था, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहलाता था। समझ में आती है बात? ये नहीं आती। सेम इसके साथ है, अगर टेन्योर से पहले कोई ऑडिटर या तो खुद रिज़ाइन करके चला जाए या किसी भी रीज़न की वजह से उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ जाए, तो उस ऑडिटर के बिहाफ पर आप जो नए ऑडिटर को लेकर आए हैं, वो ऑडिटर अपने ऑफिस को कब तक होल्ड कर रहेगा? जब तक वो नेक्स्ट AGM नहीं आ जाता। समझ में आती है बात? ये नहीं आती। एनी प्रॉब्लम इन दिस? हाँ भाई बताओ। तो मेरे हिसाब से आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 के बारे में समझ गए हैं। समझे कि नहीं समझे? बताओ बच्चे मुझे।
एनी प्रॉब्लम इन दिस? मैं ज़रा आपको रिवीजन कराऊँ। जी। मैंने आपको सेक्शन 141 पढ़ाया था सबसे पहले। क्या पढ़ाया था? 140। उसके सब सेक्शन 1 में मैंने आपको पढ़ाई क्वालिफिकेशन। क्या पढ़ाई? एक ऑडिटर कैसे क्वालिफाई होगा। दूसरे में कहा अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट करते हो तो ओनली सीए पार्टनर एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर्स। सबसेक्शन 3 में आपको पढ़ाई डिस्क्वालिफिकेशन। समझ आती है बात या नहीं आती? फिर सबसेक्शन 4 में कहा कि एज एन ऑडिटर अगर आप अपॉइंट हो गए तो उस वक्त तो आपको कोई डिस्क्वालिफिकेशन थी नहीं, लेकिन अगर एज एन ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद आप पर सबसेक्शन 3 की डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाती है, हाँ जी, इसे मैं कह सकता हूँ आफ्टर अपॉइंटमेंट सबसेक्शन 3, तो आपको अपने ऑफिस को क्या करना पड़ेगा? वेकेट करना पड़ेगा। समझ आती है बात ही नहीं? और उस वक्त जो वैकेंसी अराइज होगी वो क्या होगी? कैजुअल वैकेंसी। अब उसको फिल करने के लिए आपको कौन से सेक्शन के पास जाना पड़ेगा? सेक्शन 139 सबसेक्शन 8। समझ आई बात? सबसेक्शन 4 ने तो बाहर निकाल दिया, आपको रख के देखिए। अपॉइंट करने के लिए सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 के पास जाना पड़ेगा। आपको सेक्शन 142 पढ़ाया, रेम्यूनरेशन। कौन सा सेक्शन पढ़ाया बेटा? रेम्यूनरेशन। आपको सेक्शन 144 भी पढ़ाया मैंने, और इसमें बात करी हमने प्रोहिबिटेड सर्विसेज की। किसकी बात करी? प्रोहिबिटेड सर्विसेज। हाँ या ना? और अभी हम फिलहाल सेक्शन 139 पढ़ रहे थे, जिसमें सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 5 ये दोनों सब्सिक्वेंट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सब्सिक्वेंट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की। आया ना? और सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 ये दोनों फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, बात समझ आती है नहीं आती? और सर अभी अभी हमने पढ़ा सबसेक्शन 8, ये कैजुअल वैकेंसी को कैसे फिल करना है उसकी बात हो रही है। लेकिन एक बात बताऊँ, अभी सेक्शन 139 के और भी सबसेक्शन हैं जिनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम इन दिस? चलिए अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 145। क्या करते हैं भाई? सेक्शन 145, और इसके अंदर हम बात करेंगे साइनिंग ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। किसकी बात करेंगे? साइनिंग ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर आपको ऑडिटर रिपोर्ट पर साइन चाहिए, ऑडिटर रिपोर्ट पर साइनिंग को लेकर क्या प्रोविजंस है? बहुत सिंपल प्रोविजन है, बहुत सिंपल। मतलब ये सेक्शन ये समझिए, ये शुरू होकर कब ख़त्म होगा आपको पता भी नहीं लगेगा। बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी होगी कि ये सेक्शन है किसका। मुझे एक बात बताओ, ये पढ़ो ही नहीं यार, पढ़ो मत। हाँ जी, अगर आपने किसी इंडिविजुअल को, हाँ भाई, आपने किसी इंडिविजुअल को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया, कौन साइन करेगा ऑडिटर रिपोर्ट को? वही इंडिविजुअल करेगा। अपने चाचा मामा से तो कराएगा नहीं। जिस ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया है वही तो साइन करेगा। बात खत्म हो गई। पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट किया है तो पार्टनर सीए है और शैल एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ, यानी ये बात आपने ऑलरेडी कहाँ पढ़ ली थी? सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 में। अब पढ़ो जरा इस सेक्शन को। ये कहते हैं इफ अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। आपने किसी एक पर्सन को यानी इंडिविजुअल को अपॉइंट किया एज एन ऑडिटर, तो उस सिचुएशन में ऑडिटर रिपोर्ट को साइन करने वाला वही पर्सन होगा भाई, और कौन होगा? बात खत्म, कॉमन सेंस की बात। लेकिन अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करते हैं तो ये सेक्शन कहता है मैं कुछ नहीं बता रहा, जाकर सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 से पूछ लो। और सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा था? ओनली सीए पार्टनर शेल साइन एंड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। यानी सेक्शन 145 खुद कह रहा है कि अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया है तो ऑडिटर रिपोर्ट को साइन किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। बात समझ आई है नहीं है? एनी प्रॉब्लम? और सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? ओनली अ सीए पार्टनर शेल साइन द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। बात समझ आती है नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? बताऊंगी। सेक्शन 145 क्लियर है नहीं? अब यहाँ पर आप ज़रा नोट में देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई गई हैं।
इन्होंने कहा कि देखो भाई, जब भी ऑडिटर रिपोर्ट को साइन किया जाता है ना एक फर्म के द्वारा, तो फर्म का ना एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। क्या होता है? रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? FRN, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर। और जो पार्टनर साइन कर रहा होता है ना, उसका एक मेंबरशिप नंबर होता है। क्या होता है? मेंबरशिप नंबर। ये दोनों चीज़ें क्या की जाती हैं? साइन करते वक्त मेंशन की जाती हैं। समझे कि नहीं समझे? जब भी ऑडिटर रिपोर्ट साइन होती है और आप एक पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म को आपने जब अपॉइंट किया, तो पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे पार्टनर हैं, लेकिन कोई एक पार्टनर पूरी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर क्या कर सकता है? एक्ट कर सकता है। आपने पार्टनरशिप लॉ पढ़ा है ना, उसके अंदर क्या कहते हैं? एन एक्ट ऑफ अ पार्टनर शेल बाइंड द एक्ट ऑफ द फर्म। तो एक पार्टनर पूरी फर्म के बिहाफ पर साइन कर सकता है, लेकिन जब वो साइन करे तो फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर दे और अपना मेंबरशिप नंबर मेंशन कर दे। समझ आती है बात ही नहीं भाई? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की पहचान ही मेंबरशिप नंबर से। समझ में आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? जिसको ये जल्दी से देते नहीं, पेपर तो हर 6 महीने बाद ले लेते हैं, लेकिन मेंबरशिप नंबर लेने में टाइम देते हैं। हाँ जी, आगे क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं द ऑडिटर शैल एड्रेस हिज रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जब ऑडिटर कंपनी की रिपोर्ट पर साइन करेगा ना, तो वो रिपोर्ट वो किसे देगा? कंपनी के मेंबर्स को। समझ में आती है बात ही नहीं? किसको देगा बेटा? कंपनी के मेंबर्स को। और उसी ऑडिटर रिपोर्ट को क्या कर दिया जाएगा? उस मीटिंग के अंदर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा भाई? सर्कुलेट कर दिया जाएगा। एनी प्रॉब्लम इन दिस? पढ़ लेना, ये छोटी सी बात है, इनमें ज़्यादा मसला नहीं। हाँ जी, आप चाहें तो ज़रा ये केस स्टडीज़ पढ़ सकते हैं थोड़ी देर रुक के। केस स्टडी 1, केस स्टडी 2, केस स्टडी 3 पढ़ लीजिएगा। चलो देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और वो है सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। अभी मैंने देखा था ना आपको, सेक्शन 139 का मैं सेक्शन पढ़ा रहा था आपको। उसमें सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7 और सबसेक्शन 8, ये हम पढ़ चुके हैं। अब एक आता है, आप कह रहे हैं सर सबसेक्शन 1 के बाद सीधा 5 आया, 2, 3 कहाँ गया? समझ आई बात ही नहीं? तो वो सबसेक्शन भी पढ़ाए जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा सबसेक्शन क्या है? सबसेक्शन 2। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग सबसेक्शन है और ये सबसेक्शन आपको बताता है कि अगर आपने किसी ऑडिटर को अपॉइंट किया तो वो उसका टेन्योर पूरा होने के बाद क्या उसे दोबारा से अपॉइंट किया जाए या उसे दोबारा से अपॉइंट किया ना जाए। देखो, पहले मैं आपको इस सेक्शन को पढ़ाने से पहले, इस सबसेक्शन को पढ़ाने से पहले एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। आप ज़रा यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है टर्म, यहाँ लिखा है रोटेशन, यहाँ लिखा है कूलिंग पीरियड। 3 बातें कर रहा है ये सब सेक्शन। हाँ जी मेरे बच्चे, बताइए मुझे क्या क्या लिखा हुआ है? टर्म, यहाँ लिखा है रोटेशन और यहाँ लिखा हुआ है कूलिंग पीरियड। अब आपको ये समझना है कि टर्म का मतलब क्या है, रोटेशन का मतलब क्या है और कूलिंग पीरियड का मतलब क्या है। पहले तो इनके मतलब ही समझने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ये समझना पड़ेगा कि इनसे रिलेटेड प्रोविजंस क्या हैं, इनसे रिलेटेड लॉज क्या हैं, जो आपको सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 पढ़ा रहा है। लेकिन जब आप सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं ना, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सारी बातें एक्ट में नहीं लिखी होती हैं, कुछ बातें कहाँ लिखी होती हैं? रूल्स में भी लिखी होती हैं। तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 के साथ साथ आप वेरियस रूल्स भी पढ़ेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं। समझ आती है बात या नहीं आती? और साथ में आपको सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर लिखी हुई कुछ पावर्स के बारे में भी बताया जाएगा। चलो, पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। इस सबसेक्शन को शुरू करने से पहले मैं आपको इस सबसेक्शन का बैकग्राउंड समझा देता हूँ। असल में होता क्या है मेरे बच्चे, आपने जब किसी ऑडिटर को फर्स्ट एजीएम पर अपॉइंट किया तो ऑडिटर का काम क्या है? आपकी बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना और आपके शेयर होल्डर्स को समझाना कि इन लोगों ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है इसमें कोई घपलेबाजी नहीं है, ये आपको आपके पैसे का सही रिजल्ट दे रहा है। ये काम किसका है? ऑडिटर का। अब आपके शेयर होल्डर्स को समझाना है। यानी
आपका जो ऑडिटर है उसके अंदर एक क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए, और वो है इंडिपेंडेंसी। क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंस। अगर ऑडिटर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का आदमी हुआ और ऑडिटर ही कंपनी के बड़े लोगों से मिला हुआ तो आपके शेयर होल्डर्स को तो वो क्या बोल देगा? झूठ बोल देगा कि ये लोग सब सही काम कर रहे हैं, सही जगह पैसे इन्वेस्ट कर रखा तुम लोगों ने। बोला तो जाएगा नहीं जाएगा। तो ऑडिटर के अंदर एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और वो है इंडिपेंडेंसी। क्या है? और इसीलिए सब सेक्शन 3 यानी सेक्शन 141 का सब सेक्शन 3 बार बार यही कोशिश कर रहा था कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट हो सके। समझ आई बात या नहीं? और इसकी वजह से, इस सब सेक्शन की वजह से आपने एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया। लेकिन एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर का टाइम पीरियड क्या होता है सर? कम से कम 6th AGM तक वो आपकी फॉर्म में ऑडिटर रहता है। 2nd AGM, 3rd AGM, 4th AGM, 5th AGM, 6th AGM तक वो आपका ऑडिटर रहा। हाँ जी, 6th AGM तक वो आपका ऑडिटर रहा। समझ में आती है बात? ये नहीं, यानी उसने एक टर्म, क्या कहा मैंने उससे? एक टर्म जो 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की थी। किसकी थी? 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की थी। उस एक टर्म को 5 कॉन्जिक्यूटिव AGM की एक टर्म को उसने क्या कर लिया? कंप्लीट कर दिया। हाँ या ना? अब यहाँ तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बातचीत हो गई है कि नहीं हुई है बंदे से? एक ही बंदा लगातार 5 साल आपका ऑडिटर रहा, तो अब इंडिपेंडेंसी के चांसेस क्या हो जाते हैं? थोड़े से खत्म हो जाते हैं। अब तक सब सेक्शन 3 की कोशिश ये थी कि सेलेक्ट होने वाला बंदा, अपॉइंट होने वाला बंदा इंडिपेंडेंट, लेकिन किसी ने 5 AGM तक, अगली 5 AGM तक आपका ऑडिट किया तो उससे कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी बन जाती है। समझ आती है बात या नहीं आती? तो अब लॉ यहाँ पर आकर कहता है कि भाई देखो, इसने अपनी एक टर्म को कंप्लीट कर लिया। क्या कर दिया? एक टर्म। अब आप इसे दोबारा 6th AGM पर क्या नहीं कर सकते? रीअपॉइंट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? रीअपॉइंट। अब इसके बिहाफ पर इसकी जगह किसी नए ऑडिटर को लेकर आइए, और इस ऑडिटर को क्या करिए? रोटेट। क्या करिए? रोटेट। आपको वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ रहा है? इसको रोटेट कीजिए, मतलब रोटेट करने का मतलब उसे हटा दीजिए, किसी नए बंदे को लेकर आइए, किसी नए बंदे को अपॉइंटमेंट कीजिए। इसने 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का एक टर्म कंप्लीट कर लिया है। समझ आई बात नहीं? और उस बंदे को क्या कीजिए? रोटेट। क्योंकि अगर ये बंदा ज़्यादा वक्त तक कंपनी का क्या रहेगा? ऑडिटर रहेगा, तो इंडिपेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब उसे आप क्या कीजिए? रोटेट कीजिए। क्या कीजिए भाई? आप उसे रोटेट, और एक नए बंदे को ऑडिटर अपॉइंट कीजिए। और जो नया बंदा आएगा उसने भी काम कर सकता। हाँ, वो लाइट से बात है, उसकी क्वालिफिकेशन की सारी बातें हम कर चुके हैं। समझे कि नहीं समझे? और सर अगर मुझे इसी दोबारा बंदे को, यानी ये जो बंदा अभी हमने रोटेट किया है, इसको दोबारा से हमें क्या करना है? अपॉइंट करना है। तो कब करें इसे अपॉइंट? उसको एक पर्टिकुलर पीरियड तक उस बंदे को, यानी जिसको आपने अभी यहाँ रोटेट किया है, उस बंदे को एक पर्टिकुलर पीरियड तक आप दोबारा से क्या नहीं कर सकते? रीअपॉइंट नहीं कर सकते। तो जितने पीरियड के लिए वो आप उसको जो दोबारा से रीअपॉइंट नहीं कर सकते, उस पीरियड को कहा जाता है कूलिंग पीरियड। क्या कहा जाता है? कूलिंग पीरियड। मैं आपको बता रहा था इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। समझ आती है बात या नहीं आती? टर्म मैं बता दूं, देखो एक टर्म पूरा कर लिया उसने। टर्म किसे कहते हैं? टर्म कहते हैं उस टेन्योर को जो उसने कंपनी के अंदर एज एन ऑडिटर बिताया। तो सर कितने साल बिताए? 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, और 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर को मिलाकर कहा जाता है 1 टर्म। ये एक टर्म है उसने बिताई, और उसको अब आप 6th AGM पर दूसरी टर्म के लिए, यानी अगले 5 सालों के लिए दोबारा क्या नहीं कर सकते? रीअपॉइंट नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? एक नए बंदे को बुलाना पड़ेगा, और उसे क्या करना पड़ेगा? रोटेट। क्या करना पड़ेगा? रोटेट। यानी एक तरीके की रोटेशन पॉलिसी अपनानी है आपको। क्या अपनानी है? रोटेशन पॉलिसी। आपने उसे रोटेट कर दिया। अब जितने सालों तक वो दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकता, क्या कहा मैंने? जितने सालों तक, जितने पीरियड तक वो दोबारा से रीअपॉइंट नहीं हो सकता, उस पीरियड को क्या कहा जाता है? कूलिंग पीरियड कहा होता है सर। अभी बताएंगे। अभी तो आपको ये भी बताना है कि एक ऑडिटर को कितनी टर्म तक रीअपॉइंट कर सकते हैं। मैं तो जस्ट अभी आपको क्या बता रहा हूँ? टर्म्स बता रहा हूँ। समझ आ रही है बात? ये नहीं
अभी तो मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ कि ये टर्म क्या है, रोटेशन क्या है, कूलिंग पीरियड क्या है। बात समझ आती है नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? यानी सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 इस बात को इंश्योर करने की कोशिश करेगा कि जिस बंदे को आप ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं उसको ज़्यादा लगाव ना हो जाए आपसे। समझ आती है बात ये नहीं आती? वरना जो इंडिपेंडेंसी सब सेक्शन 3 बचा रहा था उस इंडिपेंडेंसी को आप लोग ख़त्म कर देंगे। समझ में आती है बात ही नहीं? इसलिए सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 को रीअपॉइंटमेंट करवानी है। क्या करवानी है? करिए रोटेशन करवानी है। क्या करवानी है बेटा? रोटेशन। पहली बात तो ये कि ये सब सेक्शन 2 अप्लाई किन किन कंपनी पे होगा, पहले तो उसकी बात करना चाहेंगे। ये हर तरीके की कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं हो जाता है सब सेक्शन 2। पहले तो इसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनीज के ऊपर ये सब सेक्शन 2 अप्लाई होता है। समझ में आती है बात ये नहीं आती? पहले आपको ये समझना पड़ा ये सब सेक्शन 2 क्या कहता है, कैसे रोटेशन पॉलिसी अपनानी है आपको, कितने टर्म के लिए आप एक अपने ऑडिटर को अपने पास रख सकते हैं, कितने पीरियड के लिए उसे आप कूलिंग पीरियड में भेजेंगे। समझ आती है बात ये नहीं आती? ये सारी बातें तो बात के लिए हैं। पहले आपके लिए समझना ये ज़रूरी है कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 अप्लाई किन कंपनीज पर होता है। समझ में आती है बात ये नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? क्या देखिए ये कहते हैं सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 इज एप्लीकेबल ऑन ऑल दी लिस्टेड कंपनीज। लो जी, कौन सी कंपनीज फंस गई? अगर किसी कंपनी ने अपनी किसी भी एक सिक्योरिटी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराया होता है तो उस कंपनी को क्या कहा जाता है? लिस्टेड कंपनी। तो सारी लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होगा। समझ? बड़ी कंपनीज होती है ना, तो वहाँ पर शेयर होल्डर्स को, हाँ जी, शेयर होल्डर्स को इंडिपेंडेंसी ज़्यादा चाहिए। समझ आई बात है भाई? तुम्हारी कंपनी के शेयर में मार्केट में ट्रेडिंग होती है यार, समझे कि नहीं समझे? आप बड़े लेवल की, बड़े दर्जे की कंपनी है, आपका ऑडिटर ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो इंडिपेंडेंसी खो दे अपनी। तो लिस्टेड कंपनीज के अंदर तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 एप्लीकेबल होता ही होता है। अच्छा, ये सेक्शन और क्या कहता है? ये कहता है एंड सच अदर कंपनीज, कुछ और कंपनीज पर भी अप्लाई होता है। तो कौन सी कंपनीज पर अप्लाई होता है? वो कहते हैं एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड यानी और दूसरी कंपनीज पर भी अप्लाई होगा, लेकिन वो और दूसरी कंपनी कौन होंगी? जिनको हम प्रिस्क्राइब करेंगे। अब प्रिस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट कहती है एक्ट से मत पूछो, हम कुछ रूल्स दे रहे हैं, हमसे पूछो। जहाँ पर भी एक्ट में क्या लिखा होता है? एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, वहाँ पर कौन आ जाते हैं? रूल्स, गवर्नमेंट के रूल्स। समझ आती है बात या नहीं आती? चलिए, गवर्नमेंट कहती है देखो जी, हम बता रहे हैं आपको कौन सी कंपनी होगी। गवर्नमेंट ने 2 कैटेगरी बना कर दी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या होती है भाई? अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जरा इधर देखिए। कंपनी को पहले 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक होती है, हाँ जी, लिस्टेड और एक होती है अनलिस्टेड। समझ आती है बात? एक होती है लिस्टेड और एक होती है, या फिर एक काम करो और एक बढ़िया और कैटेगरी बना सकते हैं, एक करो पब्लिक कंपनी और एक करो प्राइवेट कंपनी। हाँ है ना? अब देखो, पब्लिक के अंदर 2 पार्ट किए जाएंगे, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड। हाँ है ना? और प्राइवेट तो भाई अनलिस्टेड ही होती है। हाँ है ना? तो ये जो पब्लिक कंपनी की, ये जो लिस्टेड कंपनी है, इस पर तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 अप्लाई होगा ही होगा हर हाल में। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के लिए कुछ लिमिट्स बता रखी हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ लिमिट्स बता रखी है। समझ में आती है बात ये नहीं? बताओ मुझे, आया ना? इधर देखिए, लिमिट्स किसके लिए? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए और प्राइवेट कंपनी के लिए। बात समझ आती है नहीं आती? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए क्या बोला है कि अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और या फिर आपके पब्लिक डिपॉजिट्स या फिर पब्लिक बोरोइंग्स 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है। समझ आई बात ये नहीं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, शेयर कैपिटल को क्यों इन्वॉल्व किया इन्होंने? क्योंकि शेयर कैपिटल से पता लगता है कि ओनर का बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है।
अगर ओनर का बिजनेस में 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का पैसा लगा हुआ है तो भैया ओनर के लिए गवर्नमेंट को कोई सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि 10 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर्स ने कर रखी है। क्या आप नहीं चाहेंगे उन शेयर होल्डर्स को ऐसी ऑडिटर रिपोर्ट मिले जो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर दे रहा है? या फिर हाँ जी, या फिर उस कंपनी ने पब्लिक बोरोइंग ले रखी है कितने की, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा की। चलो शेयर होल्डर ने नहीं, बाहर वालों ने 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का पैसा दे रखा है। तो ऐसी कंपनी के अंदर जिन लोगों ने, बाहर वालों ने इतना ज़्यादा पैसा दे रखा है, तो बताओ अब उन लोगों को एक सच्ची, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? तो एक तरीके से इन दोनों लिमिट्स को चेक किया जाता है और इन दोनों लिमिट्स को चेक करने के बाद पता लगता है कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 अप्लाई होगा या नहीं होगा। समझ आती है बात या नहीं आती? सर अगर बात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की करें तो बस वहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट 20 करोड़ हो जाती है, बाकी बोरोइंग्स की लिमिट कितनी रहती है, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा ही रहती है। बात समझे कि नहीं समझी? एनी प्रॉब्लम इन दिस? बताओ बच्चे। अगर कोई, देखो लिस्टेड कंपनी है ना, अगर आप, हाँ जी, अगर आप एक पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तो आप पर तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 अप्लाई होना ही होना है। लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी तो हैं लेकिन अनलिस्टेड है, तो अगर आपकी शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर आपके जो लोन्स हैं वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है। सर अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपकी शेयर कैपिटल 20 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या आपके जो लोन्स हैं वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो आपके ऊपर भी सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 अप्लाई होने लग जाएगा और आपको भी एक पर्टिकुलर टर्म के बाद, एक पर्टिकुलर टेन्योर के बाद उस ऑडिटर को रोटेट करना पड़ेगा। समझ आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? चलिए, तो ये तो हमने समझ लिया कि किस कंपनी के ऊपर सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 अप्लाई होगा। अब हम बात करते हैं टर्म ऑफ ऑडिटर की। किसकी बात करते हैं? अभी आप पूछ रहे थे ना कि एक ऑडिटर किसी भी कंपनी में कितने सालों के लिए रह सकता है, और जब वो कूलिंग पीरियड में जाएगा तो कितने सालों के कूलिंग पीरियड में हो जाएगा। पहले तो आप ये बात समझिए कि एक ऑडिटर किसी भी कंपनी में, कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी? कंपनी में कितने सालों तक अपने ऑफिस को होल्ड करके रख सकता है। तो ये कहते हैं फॉर ऑल दोज कंपनीज जिनको अभी अभी हमने ऊपर कवर किया है, वहाँ पर ऑडिटर की टर्म क्या होती है। देखो मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर या तो एक इंडिविजुअल अपॉइंट होता है या फिर एक फर्म अपॉइंट होता है। अगर वो एक इंडिविजुअल अपॉइंट हुआ है तो उसकी टर्म कितनी होगी? सिर्फ एक टर्म तक रह सकता है। वो कितनी टर्म तक रह सकता है? और एक टर्म कितने सालों की होती है? 5 साल। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट किया है तो वो कितने टर्म तक रह सकती है? 2 टर्म तक, 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स की, यानी 10 सालों तक रह सकती है अगर वो एक पार्टनरशिप फर्म है। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं। समझ में आती है बात? तो सभी पार्टनर को घेरे में लेने के लिए ज़रा वक्त लगता है। समझ में आई बात या नहीं आती? तो अगर एक इंडिविजुअल को अपॉइंट किया है आपने तो एक टर्म 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर की, और अगर आपने किसी पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट किया है तो 2 टर्म 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एक पार्टनरशिप फर्म को 5 सालों तक अपॉइंट करके रखा, उसने एक टर्म पूरी कर ली पार्टनरशिप फर्म में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे दूसरी टर्म के लिए भी अपॉइंट करें ही करें। वो तो आपके ऊपर है कि उसे दूसरी टर्म के लिए अपॉइंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। वो तो जाहिर सी बात है भाई, एक टेन्योर जो है वो कितना होता है? 5 सालों का होता है। आपने एक टर्म पूरी कर ली, अब आप चाहें तो उसे दोबारा से रीअपॉइंट कर सकते हैं। फर्म की बात कर रहा हूँ, समझ आई बात या नहीं? एनी प्रॉब्लम इन दिस? लेकिन तीसरी टर्म के लिए आप पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट नहीं कर सकते, रोटेट होगा। हाँ, वो रोटेट करना पड़ेगा। समझ में आई बात नहीं? और अगर आपने इंडिविजुअल को अपॉइंट किया है तो वो तो सिर्फ 5 सालों तक ही है, एक ही टर्म बिता सकता है 5 सालों तक। समझ आई बात नहीं? लेकिन लोग ज़रा यहाँ पर जज्बाती हो जाते हैं। वो कहते हैं 5 साल हो गए इंडिविजुअल था, भगाओ इसे। अबे पहले ये तो देख लो कि कंपनी के ऊपर सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 अप्लाई होगा भी या नहीं होगा। अगर अप्लाई ही नहीं हो रहा तो ये बातें ही नहीं करेंगे हम। समझ आती है बात या नहीं आती? तो इंडिविजुअल के लिए 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स की एक टर्म, और पार्टनरशिप फर्म के लिए 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स की 2 टर्म्स। समझ आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? अब बात करते हैं किसकी? रोटेशन की। किसकी बात करते हैं? रोटेशन। ये कहते हैं अगर कंपनी कवर्ड है सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 में,
और उसके ऑडिटर ने अपनी टर्म को कंप्लीट कर लिया है, अपनी टर्म को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। अब अगर वो इंडिविजुअल था तो एक टर्म, और अगर पार्टनरशिप फर्म था 2 टर्म। देन ये ई वाला है, देन सच ऑडिटर विल बी रोटेटेड, तो अब उसे क्या कर दिया जाएगा, और किसी दूसरे पर्सन या फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। ये तो हो गई बात किसकी, रोटेशन की। सर अब जिसको आपने रोटेट किया है आप उसे कब दोबारा से रीअपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि अब वो बंदा एक कूलिंग पीरियड में चला गया, और वो कूलिंग पीरियड होता है 5 सालों का। कितने सालों का होता है, 5 साल। यानी अगर किसी इंडिविजुअल को आपने 5 सालों तक अपना ऑडिटर बनाकर रखा, तो अब अगले 5 सालों तक दोबारा से आपका ऑडिटर नहीं है। इंडिविजुअल नहीं, दोनों के लिए 5 साल ही है। अगर फर्म को आप मैक्सिमम कितना रख सकते थे, 2 टर्म 5 सालों की, यानी 10 साल तक ऑडिटर बनाकर रखा। अब उसे रोटेट करेंगे तो अब आप क्या कर सकते हैं बेटा, वो भी अगले 5 सालों के लिए क्या रहेगी, कूलिंग पीरियड, दोनों के लिए 5 साल। हाँ 5 साल। समझ में आती है बात, ये नहीं है एनी प्रॉब्लम इन दिस। लेकिन कंपनी सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 वाली चाहिए, वरना ये वाली बातें करेंगे ही नहीं आप। समझे कि नहीं समझे। अब मैं आपको बताता हूँ लोगों के हरामी पर, समझे कि नहीं समझे। हाँ अब ज़रा इधर देखिए, इधर लोगों की चालाकी देखिए यार। चलो मैं यहीं दिखा देता हूँ, केस स्टडीज़ नोट हुई हैं सारी की सारी। देखो लोग चालाकी करेंगे तो उनसे रिलेटेड क्या बनाए जाएंगे, रूल्स बनाए जाएंगे, ताकि वो लॉ को क्या ना कर सके, तोड़ ना सके, मतलब लॉ के साथ फ्लॉ ना निकाल सके उसके अंदर। देखिए जरा, एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड कंपनी है तो लिमिट विमिट देखने की ज़रूरत ही नहीं, सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 आपके ऊपर अप्लाई हो गई बात। इन्होंने 1/4/2013 इनकी एजीएम हुई, हाँ जी एजीएम हुई। ये ट्रांजिशन तो नहीं दे रखा, अरे यार इसे हटा दो जरा, इसे हटा दो। अभी ये कुछ बात है ना, ये असल में ऐसी है, अब ट्रांजिशनल पीरियड ना ख़त्म हो चुका है, तो अब उसको हटा दो, ये आप पढ़ेंगे ही नहीं, रूल खत्म हो गया, मतलब इस चीज़ को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इन सालों से बाहर आ चुके हैं। यर्स जी यहाँ से पढ़ेंगे, ये अहमियत। देखो आपने किसी ऑडिटर को क्या किया, कंपनी है ए लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी है, आपने किसी ऑडिटर को 14-15 के अंदर क्या किया, अपॉइंट किया, ठीक है ना। अब मिस्टर एक्स को आपने एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया। अब इनका कितने सालों तक आपके साथ रह सकते हैं, अगले 5 सालों तक रह सकते हैं, है ना। यानी ये 14-15 में अपॉइंट हुए हैं, ये 15-16, 16-17, 17-18, 19-20 तक ये आपके साथ रह सकते हैं, हाँ या ना। समझ में आती है बात नहीं, यानी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, हाँ या ना। अब आपने क्या करा, आपने चालाकी के लिए आपने इनको इस साल में आने ही नहीं दिया, आपने क्या करा, इन्हें 14 साल में रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, रिमूव, क्योंकि बंदे ने अपनी टर्म पूरी की ही नहीं, और जब तक अपने बंदे ने अपनी पूरी टर्म पूरी की ही नहीं तो उसका रोटेशन कैसे होगा। 1 साल के लिए किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, और अगले साल अब आप मिस्टर एक्स को दोबारा अपॉइंट कर रहे हैं, मिस्टर एक्स को क्या कर रहे हैं, दोबारा अपॉइंट, कह रहे हैं भाई अब तो नई टर्म देखी जाएगी। बेटा लॉ इतना बेवकूफ़ नहीं है, लॉ कहता बात सुन बेटा, ये जो ब्रेक आया है ना पीरियड के अंदर, अब तू इसे बस अगले 1 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है। ये जानबूझ के जो तुम ये सर्विस में ब्रेक लेकर आए, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। आपकी टर्म जो 4 साल की हो चुकी है ना, हम उसको दोबारा से रिकंटिन्यू कर देंगे। समझ आती है बात, ये नहीं आती। और फिर इस साल के बाद इसे कहाँ जाना पड़ेगा, कूलिंग पीरियड में जाना पड़ेगा। समझ आए, देखो यही चालाकी करी इन्होंने कहा मिस्टर एक्स को रिमूव किया और मिस्टर वाई को अपॉइंट किया, फिर अगले साल जाकर मिस्टर वाई को रिमूव करके मिस्टर एक्स को अपॉइंट कर दिया। तो इन्होंने क्या कहा, टेन्योर क्या होगी फिर एक्स की, बस 1 साल। उसका 1 टर्म कितने का होगा, सिर्फ 1 साल का, क्योंकि 4 साल पूरे कर चुका है वो। समझ में आती है बात, ये नहीं आती, बेवकूफ़ मत समझिए आप। कूलिंग पीरियड में जैसे ये 1 साल 20 साल जाता है, तो कूलिंग पीरियड अगला 4 साल का हो जाएगा। नहीं 5 साल का ही रहेगा। 5 ही रहेगा। हाँ। समझ में आती है बात, ये नहीं आती। हाँ जी, ये कुछ केस स्टडीज़ हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। पॉज करके पढ़ लेना, नोट्स आपके पास है।
देखो अगर ब्रेक पीरियड जो है ना, ब्रेक पीरियड जैसे अभी मिस्टर एक्स को हटाकर आपने 1 साल के लिए हटाकर उसे दोबारा अपॉइंट कर लिया, लेकिन अगर वो ब्रेक पीरियड कितने सालों का होता, हाँ जी, वो ब्रेक पीरियड 5 साल से ज़्यादा का होता, कितने का होता, 5 साल। तो भैया फिर तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला गया, कूलिंग पीरियड पे चला गया ना। तो फिर उसकी बात ही मत करो पिछले वो कितने साल तक आपके पास एज एन ऑडिटर अपॉइंट रहा। अगर 5 साल से कम पीरियड के लिए उसकी सर्विस को आपने ब्रेक दिया होता तो फिर आप उन पुराने पीरियड्स को क्या कर लेते, इंक्लूड कर लेते। लेकिन आपने मिस्टर एक्स को हटा के 5 सालों बाद उसे दोबारा से रीअपॉइंट कर रहा, तो वो ऑटोमेटिकली किसके अंदर आ गया, कूलिंग पीरियड में। हाँ, तो इसकी वजह से ये आप पढ़ लेंगे, आपको बात समझ आती है नहीं आती, एनी प्रॉब्लम इन दिस। और ये सारी केस स्टडीज़ हैं भाई, इनको पढ़ लीजिएगा, पॉज करिए, पढ़ लीजिए, आंसर पढ़ लीजिए इसके।